हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेकिंग ऑफ वायर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम विच द वायर इज मेड ऑफ। एक वायर किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और ब्रेकिंग ऑफ ए वायर मतलब कि हम कितना फोर्स उस वायर पे अप्लाई करें कि वो वायर जो है सो ब्रेक कर जाए, ठीक है। ये दो लिमिटिंग मतलब ये जो लिमिटिंग सिचुएशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो समझने की बात है और ऑब्जेक्टिव हमारा है कि सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है और स्ट्रेंथ से ही आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फिर हम ब्रेकिंग स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड में हम लोग ब्रेकिंग फोर्स की बात करेंगे कि ब्रेकिंग फोर्स एक्चुअली में हम ब्रेकिंग स्ट्रेस से कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करने की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो लास्ट होगा वो ब्रेकिंग ऑफ ए वायर अंडर इट्स ऑन वेट। ये एक सिचुएशन है और इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कोई वायर अपने वेट की वजह से, ठीक है, किस सिचुएशंस में ब्रेक कर जाएगा इसको भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो प्रॉब्लम पार्ट होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करने का, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहेंगे आप लोग। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। तो देखो जरा सा कि स्ट्रेंथ is important if we wishes to know how much force can be applied it without breaking the material. Strength की बात कब इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको ये जानने की जरूरत पड़ती है कि कितना फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे विदाउट ब्रेकिंग द मटेरियल। स्ट्रेंथ कब इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ वी विशेस टू नो हाउ मच फोर्स कैन बी अप्लाइड विदाउट ब्रेकिंग द मटेरियल। जैसे हमारे हाथ में एक पेन है एंड आपको ये जानने की जरूरत है कि इस पेन का स्ट्रेंथ क्या है। तो एक्चुअली में आप ये जानना चाहते हैं कि हम कितना लोड यहाँ पे अप्लाई करें कि ये पेन ये जो मटेरियल है ये ब्रेक नहीं कर जाए, बीच से टूट नहीं जाए। That's why strength is very important, and the force required to break the material, the force required to break a given material is measure of the strength, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, मान लो किसी बॉडी इसका स्ट्रेंथ क्या है, the force required to break a given material is a measure of its strength, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। तो ब्रेकिंग फोर्स जो होगा ना ये डिपेंड करता है ऑन द शेप एंड द साइज एज वेल एज द टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसको ब्रेक करने के लिए जो लोड होगा, जो फोर्स होगा वो डिपेंड करता है कि इस पेन का क्या है, तो शेप कैसा है। जैसे इसका शेप सिलिंड्रिकल है, ठीक है, इसका साइज क्या है, किस टाइप के मटेरियल का बना होगा। स्टील का बना होगा तो ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी, तो मटेरियल पे ये वेरी कर जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एज वेल एज द टाइप ऑफ मटेरियल एंड देन इट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। इसलिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का जब इसी मटेरियल का बना हुआ, सेम मटेरियल का बना हुआ, अगर दो ऑब्जेक्ट ले ले, ये पेन दो तरह का पेन हो, एक ये पेन हो और एक जिसका कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया जो है वो बहुत मोटा हो, तो दोनों को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सो मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ ए स्टील केबल is much greater than the breaking force of a steel piano wire, ठीक है। स्टील फोर्स का जो स्टील का जो केबल है, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स ऑफ ए स्टील केबल इज मच ग्रेटर देन द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ ए स्टील पियानो वायर। पियानो वायर में जो स्टील का जो वायर लगता है वो पतला होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि आप एक ही मटेरियल के बने हुए दो ऑब्जेक्ट का मतलब जो ब्रेकिंग फोर्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग हो गया। तो एक ज्यादा यूजफुल तरीका जो है सो किसी भी मटेरियल को के स्ट्रेंथ को नापने का क्या है कि मोर यूजफुल measure of strength is the breaking stress, and that's why जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब एक तरीका more useful measure of strength is the breaking stress which is the breaking force per unit area of the material। तो देखो क्या हो रहा है कि किसी भी मटेरियल को ब्रेक करने के लिए जो ब्रेकिंग फोर्स है ना इसकी वैल्यू वेरी करती है। जो ब्रेकिंग फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैरी करती है एंड इट डिपेंड्स ऑन क्या चीज, तो शेप पे डिपेंड करती है, ठीक है, शेप पे डिपेंड करती है और उसके बाद साइज पे डिपेंड करती है और एज वेल एज किस टाइप ऑफ मटेरियल का बना हुआ है। तो ब्रेकिंग फोर्स तो वैरी कर रहा है, लेकिन जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना ये क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, व्हिच इज ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल। है कि व्हेन द वायर इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट्स, ठीक है, when the wire is loaded beyond the elastic limit the strain increases। strain मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ेगा। अगर इस वायर को हम इसके इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड स्ट्रेच करेंगे तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा एंड इट विल इंक्रीज मच मोर रैपिडली। क्या होगा, बहुत तेजी से इसमें डिफॉर्मेशन आएगा इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड। और द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच the wire begins to flow and break is called the breaking stress। तो breaking stress क्या है कि maximum stress after which the wire begins to break। अभी फ्लो की डिस्कशन हम लोग करेंगे जो हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे इसको आगे, बट आई कैन जस्ट से the maximum stress after which the wire break is called the breaking stress
और द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है ना, इसको जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ठीक है, क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो गया, ये किसी भी बॉडी के मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया एंड इट इज सेम एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। आप बोलोगे सर ब्रेकिंग स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट हम क्यों मान रहे हैं, तो टेंसाइल क्यों बोले हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने टेंशन लगाया है। अगर हम लोग कंप्रेशन से का जो लिमिटिंग सिचुएशन देखते तो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस की, विच इज बेसिकली किसी भी मटेरियल का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा ना, इट इज जस्ट ए टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो यहाँ कह रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच द वायर बिगिंस टू फ्लो एंड ब्रेक्स इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। एंड द फोर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ विच द वायर ब्रेक इज कॉल्ड द ब्रेकिंग फोर्स। यहाँ जो अगर आप फोर्स लगा रहे होंगे तो फोर्स की जो वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये वायर ब्रेक हो गया उसको ब्रेकिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और ब्रेकिंग के मूवमेंट पे जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा क्रॉस सेक्शन के अराउंड, उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे ही ब्रेकिंग स्ट्रेस से बियॉन्ड आप गए, मटेरियल ब्रेक हो गया, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, वो उस मटेरियल का स्ट्रेंथ बता रहा है। क्योंकि जैसे ही आपने जैसे फोर्स अप्लाई किया, जो सपोज करो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इसकी वैल्यू अभी कम है, तो क्या होगा, मतलब रॉड अपने इलास्टिक लिमिट के मतलब अंडर द इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन होगा। अगर आप जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो उसको अगर आप हटा देते हो तो जो रॉड है वो अपने शेप को रिगेन कर लेगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। बट बियॉन्ड द इलास्टिसिटी जब तुम इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये रॉड में क्या होगा, तो ये ज्यादा तेजी से डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है तो उस समय क्या होता है, उतना मतलब अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा कि एक मूवमेंट ऐसा आएगा, एक मतलब जो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स का एक ऐसा वैल्यू तुम अचीव कर लोगे जिस मूवमेंट पे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होता है ना, उसको बियर करने का इस मटेरियल के पास स्ट्रेंथ नहीं होगा और वो ब्रेक कर जाएगा। तो अल्टीमेटली वो जो मूवमेंट होगा और वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उस मूवमेंट पे, उसको तुम क्या बोलोगे, ब्रेकिंग फोर्स बोलोगे। और उस मूवमेंट पे जो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ जिसको ये मटेरियल बियर नहीं कर पाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो हम लोग जब स्ट्रेंथ नापते हैं तो ब्रेकिंग फोर्स से नहीं नापते। इस चीज को मैंने समझाया कि ब्रेकिंग फोर्स से क्यों नहीं नापते, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स जो है ना वो शेप टू शेप, मटेरियल टू मटेरियल ये वैरी करता है। लेकिन जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है या जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, वो किसी भी मटेरियल का वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। सेम मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होगा, चाहे उसका शेप आप उस अलग अलग शेप का क्यों नहीं बना लेते हैं। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज बेसिकली द ब्रेकिंग स्ट्रेस विच इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दैट्स व्हाई वो बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं यहां से आगे, ठीक है। दिस वाज द केस एंड ये आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स, ये जो सपोज करो कि एक वायर है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ वायर, ठीक है। और इस वायर पे आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो कह रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स, जैसा कि आपने देखा कि ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स करता है अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स जो है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, ये जो फोर्स है, तो ब्रेकिंग फोर्स मतलब क्या, कि अमाउंट ऑफ दिस फोर्स एट विच द वायर ब्रेक्स, अमाउंट ऑफ दिस फोर्स एट विच द वायर ब्रेक्स इज कॉल्ड द ब्रेकिंग फोर्स एंड दिस ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ the wire. So breaking force is proportional to the area of cross section of the wire. यही चीज यहाँ लिखा गया है। तो जब उसमें प्रोपोर्शनैलिटी है, जब उसको तुम इक्वल टू से रिप्रेजेंट करोगे तो you will have to add some constant and this constant P is called the constant of proportionality known as the breaking stress, ठीक है। तो वैसे भी तुम जानते थे कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा कि जो ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है, एफ ब्रेकिंग, अगर एफ ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू है तो एफ इज दिस बाय एरिया ए एंड दैट्स व्हाई तुम ये लिख सकते हो कि जो ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो गया, इज इक्वल टू एफ बाय ए एंड दैट्स व्हाई तुम ब्रेकिंग फोर्स एफ बराबर क्या लिख सकते हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। दिस इज द
इक्वेशन। सो यहीं पे यही चीज करने की कोशिश की जा रही है कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे। वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये इंट्यूटिवली भी तुमको दिखने में लग रहा होगा कि जैसे ही तुम इस वायर की मोटाई को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दोगे तो तुमको अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग फोर्स जो है तो उसमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर वो वायर ब्रेक करेगा। तो अल्टीमेटली यू कैन से दैट द ब्रेकिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, एंड इफ यू वांट टू मतलब रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी देन यू हैव टू ऐड ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। P इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ऐसे भी अगर देखो तो जब तुम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस मोमेंट पे जो इस रॉड में स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड दैट स्ट्रेस विल बी द ब्रेकिंग स्ट्रेस, एंड दिस स्ट्रेस विल बी द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स F, व्हिच इज द ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया A। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जान लेना जरूरी है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मैंने कहा आपको दो चीजें मैंने बताई। एक तो मैंने बताया ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है, क्या बताया, ब्रेकिंग फोर्स बताया, और दूसरा चीज बताया ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस बताया, ठीक है, स्ट्रेस बताया। तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी मटेरियल के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल, कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटेरियल। लेकिन जो ब्रेकिंग फोर्स है इट विल डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेम मटेरियल का बना हुआ एक वायर है, तो इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला है तो इसका जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, अलग होगा। और अगर मोटा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ब्रेकिंग फोर्स का रिक्वायरमेंट अलग हो गया। दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग, इसलिए हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस पे ज्यादा मतलब फोर्स करते हैं, क्योंकि किसी भी मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस डिफाइन हो गया तो वो क्या मतलब डिफाइंड हो गया, मतलब वो किसी उस मटेरियल के बने हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट शेप्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द वायर, मतलब लेंथ या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेंथ या थिकनेस पे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड नहीं करता, बट ब्रेकिंग फोर्स is directly proportional to the area of cross section and it means it depends upon the thickness of the material। तो इस चीज को, इस अंतर को समझ लेना। If a wire of length L is cut into the two parts, मतलब सपोज करो कि आपके पास ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर को तुमने मान लो L लेंथ का वायर है, इसको दो पार्ट में तुमने काट दिया। एक हो गया तुमको ये L/2 लेंथ का, ठीक है, और दूसरा भी हो गया तुमको L/2 लेंथ का वायर। ठीक है, तो if a wire is cut into the two parts or more parts, then again each part can hold the same weight। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर ये वायर, मान लो कि ये वायर कितना लोड ले सकता था, मतलब लोड, ये जो लोड ले सकता था ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्या चीज पे, तो ब्रेकिंग फोर्स पे डिपेंड करता है या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तो मान लो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड अगर ये वायर सस्टेन कर सकता था और इसको दो भागों में बांट देने पे भी वो सेम अमाउंट ऑफ लोड को सस्टेन करेगा। तो इस क्योंकि क्या हो रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। यही कह रहा है कि इफ ए वायर ऑफ लेंथ L is cut into the two or more part, then again each part can hold the same weight since the braking force is independent of the length of the wire। क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ब्रेकिंग फोर्स क्या है हमारा, तो ब्रेकिंग फोर्स हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के प्रोपोर्शनल है। ये जो ब्रेकिंग फोर्स है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसलिए अगर थिकनेस को कम ज्यादा करोगे तो ब्रेकिंग फोर्स तो मतलब बदलेगा, और अगर ब्रेकिंग फोर्स बदलेगा तो जो लोड सस्टेन करने की क्षमता है वो बदलेगी। लेकिन अगर लेंथ को तुम इधर उधर कर रहे हो तो उसके केसेस में क्या हो रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स में कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, इसलिए बॉडी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है या लोड बियर करने की जो क्षमता है वो वही की वही बनी रहेगी। लेकिन यही चीज दूसरा केस में कह रहा है कि इफ ए वायर कैन बियर ए मैक्सिमम फोर्स F, ठीक है, इफ ए वायर कैन बियर ए मैक्सिमम फोर्स F, मतलब क्या चीज कि F फोर्स के बाद अगर मान लो कि ये वायर है, ठीक है, इसको समझो जरा सा, ये वायर है, ठीक है, और ये वायर मान लो कि मैक्सिमम फोर्स तुम F को बियर करता है, ठीक है, ये वायर है, मान लो कि यहाँ मैक्सिमम फोर्स F को बियर करता है। इफ द वायर ऑफ सेम मटेरियल, then the wire of same material but double thickness, thickness मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे सपोज ये होता है तो थिकनेस क्या हुआ, इसका रेडियस हुआ, ठीक है, ये डायमीटर हुआ। डबल थिकनेस मतलब डायमीटर तुमने क्या किया, दुगना कर दिया। तो डबल थिकनेस तुमने दुगना कर दिया तो चूंकि ब्रेकिंग फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया मतलब मान लो सर्कुलर हो गया तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मतलब क्या होता है कि थिकनेस का स्क्वायर हो गया। तो इसने कहा कि इफ अ वायर कैन बियर ए मैक्सिमम फोर्स F, then the wire of same material but double thickness can bear a maximum force of 4F, क्योंकि जब डबल कर दिए तो डबल पे स्क्वायर हो गया, मतलब अब उसका जो तुम्हारा वो है ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू उसमें 4 टाइम्स ऑफ F आ गई, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये कह रहा है क्या चीज कि इफ अ वायर कैन बियर ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ F, the wire of same material but double thickness can bear a maximum force of 4F, ठीक है। क्यों 4F हो गया, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस पे स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो जो वर्किंग स्ट्रेस होता है, मतलब जब तुमको पता है कि किसी भी मटेरियल के बने हुए वायर का जो मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, तो तुम उस पर उतना ही लोड डालोगे जिससे कि सेफ्टी को तुम बनाए रखो। अब पता चला तुमने मतलब यूज कर रखा है, उस पर लोड ऐसा डाल दिया कि वो जो है सो ब्रेक कर गया, तो उस केसेस में तो फेल्यूर हो गया सिस्टम का। यही कह रहा है कि जो वर्किंग स्ट्रेस है ना, मतलब कि जब आप यूटिलाइज करोगे उस वायर को, इट विल ऑलवेज केप्ट लोअर देन द ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस से हमेशा क्या किया जाता है, वर्किंग स्ट्रेस को कम रखा जाता है। मतलब क्या चीज कि वर्किंग स्ट्रेस जो है, वर्किंग स्ट्रेस मतलब जो आप उस पर लोड अप्लाई करोगे ना, इट शुड ऑलवेज बी लोअर देन ब्रेकिंग स्ट्रेस। कितना होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस से लोअर होगा। तो इसी चीज को हम सेफ्टी फैक्टर से डिफाइन करते हैं कि सेफ्टी फैक्टर इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। जिस स्ट्रेस पे वो ब्रेक हो जाता है और आपने जिस स्ट्रेस पे उसको यूज कर रहे हो ना, उसका रेशियो होता है। किसी मटेरियल के स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को और शियर स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो अभी तो हम सिर्फ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स का, जैसे आयरन है, स्टील है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, कंक्रीट है, तो डिफरेंट मटेरियल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपको एक टेबल में मेंशन है। तो इस मटेरियल से बना हुआ कोई भी वायर होगा, तो उसका जो जब उसको आप यूटिलाइजेशन में लाएंगे, तो सेफ्टी फैक्टर हम 3 से 10 के बीच में रखेंगे। व्हाट इज सेफ्टी फैक्टर, तो मैंने अभी आपको बताया कि सेफ्टी फैक्टर क्या है। तो देखो क्या होता है कि अगर 3 से 10 का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल स्ट्रेस जो होगा उस स्ट्रक्चर पे शुड नॉट एक्सीड 1/10 to 1/3 ऑफ द वैल्यू। 3 से 10 का मतलब ये कह रहा है, अगर सेफ्टी फैक्टर को आपको बोल रहा है कि 3 से 10 के बीच में रखो, मतलब जो एक्चुअल स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस जो उस स्ट्रक्चर पे अप्लाई होने वाला है वो 1/10 मतलब ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसका 1/10 वैल्यू से कम होना चाहिए, नहीं तो 1/3, ठीक है, 1/3 से कम होना चाहिए। तो क्या होगा हम लोग, तो हमारा जो मतलब सिस्टम है वो फेल नहीं करेगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेंटेन अ सेफ्टी फैक्टर ऑफ द फॉर्म 3 to 10 के बीच में हमको सेफ्टी फैक्टर मेंटेन करना है। तो सेफ्टी फैक्टर अगर कह रहा है कि 3 मेंटेन करना है, इसका मतलब है कि जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो, इट शुड नॉट एक्सीड्स द 1/3 ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। अगर उसने कहा कि सेफ्टी फैक्टर 10 रखना है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्किंग स्ट्रेस होगा उस ऑब्जेक्ट पे, इट शुड नॉट एक्सीड्स द 1/10 ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल।